बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ पाकिस्तान के साथ मैं आपका अपना मेज़बान अंसार ज़ाहिद हाजिर हूँ। आज हमारे साथ शराफत की सहाफ़त के अमीन और शोबा सहाफ़त के बड़े नाम, जिन्होंने गुज़श्ता 30 सालों से शोबा सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया है और तमाम बड़े सहाफ़त के ग्रुप में काम किया है और तकरीबन तमाम महकमों को भी डील किया है और सहाफ़त के नशेब व फराज को बड़ा करीब से देखा है। और वो बड़े उस्ताद हैं। उस्ताद से मुराद वो उस्ताद नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनके इम्तिहानात का जो वो भी लेते हैं और मामलात देखते हैं। शायर भी हैं, उस्ताद भी हैं और बहुत कुछ हैं। मेरी मुराद गुल चमन शाह साहब से है। आज हम उनके मशकूर हैं कि बड़े दिनों के बाद उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो गुल चमन शाह साहब, आपका सहाफ़त में आमद कैसे हुई और ये शौक़ कब से था आपको? शुक्रिया इंसार साहब, आपने मुझे वक्त दिया है और आपके साथ भी हमारा पिछली सदी का ताल्लुक है। दरअसल शोबा सहाफ़त जो था ये बाई चॉइस, यदि मैं इस शोबे में आया हूँ शौरी तौर पे, तो हादसाती तौर पे नहीं आया। मेरे वालिद साहब पुलिस सर्विस में थे और मेरी आधी फैमिली यानी नाम के मेरे फौज में और वालिद साहब मेरे और दीगर जो मेरे थे दादिया की तरफ वो पुलिस सर्विस में थे, मुख्तलिफ सर्विसेज में हम भी हैं। तो वो ये था कि मेरा शुरू से जो मिजाज था वो ये था कि मैंने एक इंडिपेंडेंट जो है ना, वो एक प्रोफेशन जो है ना इख्तियार करना है जिसमें मुझे आज़ादी हो। तो ये था कि मुझे मैट्रिक से जो है वो लिखने का शौक था। कॉलेज में भी जब आया तो तब भी मैंने लिखना शुरू किया। तो जो लिखने का जो था वो ये था कि मुख्तलिफ रसाइल में, मुख्तलिफ जराइद में मैंने अपने मज़ामीन भेजने करना। तो फिर 1985 से फिर मैंने स्टार्ट लिया था प्रोफेशनली। फिर नोया वक्त में मैंने वहाँ पे लिखना शुरू किया, फ्रीलांसर किया, से मुंसलिक हुआ, इदारती सफ़े भी और वहाँ पर एडिशन में भी मुख्तलिफ वहाँ पे। इस दौरान फिर वो तकरीबन में मैंने कुछ लिखा मुख्तलिफ रसाइल में भी। फिर मैं चटान चला गया वहाँ पे एज ए रिपोर्टर, वहाँ से फिर करते करते तो वो ये है कब तो चूँकि टाइम आपका इतना थोड़ा है कि वो हम तफसील में जाऊँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया काफ़ी शोबों में, मैगजीन और रिपोर्टिंग और जितने भी हैं, और उसके इंतज़ामी जो होते हैं उस पर भी मैंने काम किया। इसके साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने काम किया, रेडियो पे मैंने काम किया, रेडियो पाकिस्तान पे भी किया है और FM पे भी किया है मैंने, जो 93 का चैनल था उसमें भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, होस्ट किए हैं, करंट अफेयर में किए। फिर उसके साथ साथ फिर चैनल भी मैंने किया। जब मैं वहाँ पर रोजनामा दिन में था तो दिन अखबार के साथ फिर दिन चैनल शुरू हुआ। तो चैनल की तरफ मेरे मुख्तलिफ जो था जिम्मेदारियाँ थी। एक मॉर्निंग शो था, वो उसको मैं प्रोड्यूस कर रहा था, उसको गेस्ट का अरेंज करना, अरेंजमेंट करना। फिर एक प्रोग्राम पॉलिटिकल, उसमें मैं लाइव प्रोग्राम होता था रेहान अदर साहब उसके साथ। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी मुझे तजर्बा हुआ और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के भी। और फिर मैं विजिटिंग जो है, जैसे आपने स्टार्ट में तो मैं भी का विजिटिंग में पढ़ाता भी रहा, भी मैं एग्जामिनर भी हूँ मास कम्युनिकेशन का। अच्छा तो शाह जी, जी ये जो शराफत की सहाफ़त थी, जो 1985 से 2000 तक का जो अरूज था प्रिंट मीडिया का, उसके हवाले से जो सवाल पजीर हुआ, उसका क्या आप समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि अखबार जो है ना, अब लोग जो है ना उसे नहीं पढ़ते और दूसरे मीडिया पे जो है ना वो चले गए? बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं आप? देखें साहब, आप दो सवालात की, एक तो शराफत और दूसरा ये प्रोफेशनली जो है ना वो एक रूज और जवाल की बात की। देखिए इखलाकियात जो है ना वो पूरे माशरे से वाबस्ता होती हैं। जो माशरे में होगा वही कुछ जो है ना उससे तमाम शोबे मुतासर होंगे। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ मुख्तसरन कि जब आप गली के मोहल्ले के बाहर जो है ना आप फूलों की पत्तियां जब आप गिराएंगे, फेंकेंगे, तो वो फूलों की पत्तियां हवा से उड़कर आपके घरों में अगर नहीं आएंगी तो खुशबू जरूर आएगी। तो अगर आप कूड़ा करकट फेंक देंगे अपनी गली में दरवाजे के बाहर, तो अगर वो उड़ के हवा के साथ आपके घर में नहीं आएगा तो लेकिन उसकी बदबू जरूर आएगी।
تو جو آپ معاشرے میں جو بھی آپ پھینکیں گے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ تمام شعبوں میں جائے گی. تو معاشرتی طور پہ جو ہے وہ ہماری جو قدریں ہیں اخلاقیات جو ہے وہ ہم ویسے ہی زوال پذیر ہو چکے ہیں. تو اس کے اثرات ظاہر ہے ہر شعبے میں بھی گئے ہیں, مطلب صحافت میں بھی گئے ہیں, طب میں بھی گئے ہیں, ہر جگہ پہ گئے ہیں. تو یہ ایک تو یہ پہلو. دوسرا آپ نے جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ دو الگ الگ میڈیم ہیں. تو آغاز میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک ریگولیٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا ایک اس کے قواعد و ضوابط تھے, اس کے رہنما اصول تھے, اور اس پہ جو ایتھکس جو تھے میڈیا کے حوالے سے, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے آج بھی موجود ہیں, وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس وقت ایک پروسیس سے گزرتے تھے. اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک ٹریننگ رپورٹر آتا تھا یا ایک ٹریننگ سب ایڈیٹر ہوتے تھے, تو وہ اس میں جونیئر رپورٹر کے طور پر جو لوگ آتے تھے تو وہ کئی عرصہ وہ جب ٹریننگ کے مرحلے سے گزرتے تھے, پھر جا کے وہ کوئی ایک خصوصی سٹوری جسے ایکسکلوسیو سٹوری کہا جاتا ہے پروفیشن میں, تو وہ جب دیتے تھے تو وہ ان کی جو پہلی سٹوری ہوتی تھی وہ تھوڑی ایسے ہی, وہ اس پہ وہ کھانے کی دعوت ہوتی تھی, چائے کی, مٹھائی کی, کہ جہاں یہ تو بہت بڑی مطلب جیسے پتہ نہیں کو مار لیا اور اس پہ لوگ اس کو مبارکباد دے دیں گے, آپ کا تو نام بھی چھپ گیا اخبار میں. اس طرح کی ایک ٹریننگ تھی. اور پھر وہ سینئرز اور جونیئرز کے درمیان رابطہ تھا اور ایک دوسرے کو وہ یعنی سیکھنے کا عمل تھا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ڈکلائن اس طرح ہوا ہے کہ آغاز میں تو اس کا ایک اخبارات کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا نا جی, کہ ایک ایڈیٹر جو وہ پروسیس سے بنتا تھا, اس طرح چیف ایڈیٹر بھی. اب وہ یہ تھا پہلے کہ پرنٹر اور جو پبلشر یعنی یہ ایک الگ الگ نیچر آف جاب ہوتی تھی, اور ایڈیٹر کی اور چیف ایڈیٹر کی الگ الگ ہوتی تھی. تو آغاز میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف ایڈیٹر کا جو ہوتا ہے وہ چلا گیا پرنٹر, اور جو پبلشر اس کی طرف چلا گیا. پھر آہستہ آہستہ جو باقی جو ہوتے ہیں وہ اس میں شفٹ ہو گئے, اور وہ اخبارات کے جو ادارے تھے وہ کمرشل اداروں میں وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگ گئے. اور پھر اس میں مختلف قسم کے عہدے آ گئے, مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے آ گئے ہیں اس میں مختلف قسم کے, اور وہ پھر وہ اختیارات جو ہے وہ تقسیم ہوتے گئے. اور حتیٰ کہ پھر ایک سٹیج یہ بھی آئی کہ جو اخبارات کے جو ایڈیٹر اور جو ایگزیکٹو پہ تھے, پروفیشنل جو لوگ ہوتے تھے جو ان کو لگایا جاتا تھا, وہ ان سیٹوں پہ دوسرے لوگ بھی آنے لگ گئے, اور وہ کمانڈ جو تھی پھر وہ دوسرے نان پروفیشنل جو ہے وہ جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں آ گئے. تو وہ پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایک جو تربیت کا عمل تھا, ایک سسٹم جو تھا, اور ایک پیشہ ورانہ جو ایک نظام تھا, مربوط نظام, وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ نیچے گرتا گیا, اس کا شرارہ بکھرتا گیا. یہ اس کا ایک مختصر. اچھا جی, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. 1992 میں جب ہم نے پاکستان جو ہے نا وہ جوائن کیا, تو اس کے بعد میری ایکسکلوسیو خبر چھپی, تو وہ ہمارے چیف رپورٹر نے کہا کہ آج جو ہے نا آپ نے گھر نہیں جانا, آج آپ نے سب کو جو ہے نا وہ کھانا کھلانا ہے. تو وہ ایک وہ سیلیبریٹ کرتے تھے, سمجھاتے تھے. ایون جو نیوز روم جو تھا اس وقت کا بڑا مضبوط نیوز روم ہوتا تھا, اگر رپورٹر کو خبر بھیجتا بھی ہے تو وہ بلا کے وہ سمجھاتے تھے کہ یار اس طرح نہیں, اس طرح جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. یہ واقعی وہ ایک سنہری دور تھا پرنٹ میڈیا کا, کہ جب ایک خبر اخبار میں چھپتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ سچ ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی خبر چھپتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ہمارا زوال جو ہے نا اس میں اور بڑی سی وجوہات ہیں, اس میں مالکان بھی خود ہے, وہ کمرشلزم جو ہے نا اس میں اخبارات میں آ گیا, اور وہ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ہم زوال پہ گئے. اچھا, اخلاقیات کی بات آپ نے شاہ جی کی, اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے آج بھی کہ جو سینئر کی جو ہے نا عزت اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح ہمارے دور میں ہوتی تھی. اگر ہمارا سامنے کوئی سینئر ایڈیٹر یا چیف رپورٹر یا دوسرا کوئی گزرتا تھا تو ہم بڑے احتراماً جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے, یا انہیں راستہ دیتے تھے یا جگہ دیتے تھے. بالکل اس طرح. اب وہ چیز نہیں رہی کہ ہمارے وہ سینئر کو وہ عزت نہیں ملتی, دل دکھتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ جو جونیئر ہیں وہ ان کو سیکھنے کا موقع بھی ملے اور وہ سینئر کی عزت بھی کریں؟
देखें जी, इसमें तो एक पहलू तो वो माशरती है, जैसे मैंने पहले भी मुख्तसर किया कि जो कुछ माशरे में होगा वही उसके असरात मुख्तलिफ शोबों में भी जाएंगे, लेकिन इसका एक अंदरूनी तौर पे जो है वो इसका एक पहलू है वो ये है कि अखबारात का जो सहाफ़ती इदारों का जो मरबूत एक निज़ाम था उसका शराजा दिख रहा है। और ये उसकी बुनियादी वजह है कि जब एक न्यूक्लियस नहीं रहेगा किसी बॉडी का, किसी चीज़ का, तो ज़ाहिर है उस बॉडी के, उस ढांचे के जो है ना वो शरारे फिर बिखर जाते हैं। तो ये सीनियर और जूनियर का जो सिलसिला है, ये जब अखबारात में सहाफ़ती इदारों में एक निज़ाम होता था, एक सिस्टम होता था कि कोई काम सीख रहा है तो वो पहले सीखने के अमल से गुजरता है, अगर एक रिपोर्टिंग में आता है तो जूनियर रिपोर्टर सीखता है, पहले वो ट्रेनी रिपोर्टर होता है, फिर जूनियर रिपोर्टर होता है, उसके बाद वो फिर रिपोर्टर, फिर उसके बाद वो सीनियर रिपोर्टर बनता है, फिर वो चीफ रिपोर्टर, वो तमाम एक मराहल जो है ना सहाफ़ती जो सतून है उसके वो तय करता है। अब ये है कि अब वो जब ये चीजें नहीं रहेंगी और वो अचानक बाहर से वो जब जैसे कहते हैं ना कि अचानक बाहर से जब लोग आएंगे और कमांड संभालेंगे और इस तरह वो फिर सारा तलट पलट होके जब रह जाता है एक सिस्टम, तो ये उसकी ही खराबियां है इदारों में, सहाफ़ती इदारों में। और मेरा ख्याल है इसके मुकाबले में अगर आप किसी चले जाए मैकेनिक गाड़ी ठीक करने की वर्कशॉप में, तो आज भी ये मुसलमा सूल पाए जाते हैं, आज भी इस मौजूदा दौर में भी, कि हम गिला तो ये करते ना कि जी ये देखिए माशरे में जो है वो जो लड़के हैं जूनियर वो इज्जत नहीं करते, छोड़ दिए उस्ताद और शागिर्द का रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसी कतई नहीं। अनपढ़ जो है बिल्कुल वर्कशॉपों में आज भी शागिर्द जो है अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, आज भी मैंने खुद देखा है, आज भी। लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके में ये नहीं है, माजरत के साथ, ये दुरुस्त है। अच्छा शाह जी, ये एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो है ना ये आप नहीं रहा, मसला ये है कि मीडिया में जो है ना वो बहुत ज्यादा वसअत आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ये चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन असल मसला इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे बड़े बड़े नाम जो है ना वो बेरोजगार हो गए, जो सोशल मीडिया की तरफ जो है ना वो नहीं आए या उनका रुझान नहीं था। तो आज मैं देखता हूँ कि एक बड़ी तादाद जो माजी में बहुत बड़े सहाफ़ी थे वो बेरोजगार है। ये सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, और हमारे सीनियर्स को अब मजबूरी है, सोशल मीडिया इस पे आना मजबूरी है। हमारे सीनियर जो बेरोजगार है उनको क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे कि वो जो है ना बेरोजगार ना रहें और इस मीडिया से वाकिफ हों और इस मीडिया की तरफ आए? देखिए जी, हमने बुनियादी तौर पे बड़ा अहम सवाल किया है कि आपने स्टार्ट में देखा होगा कि ये जब प्रिंट मीडिया थे, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी चैनल आए हैं, तो आपने देखा होगा कि ये एक क्रेडिट बिलाशुबा जनरल परवेज मुशर्रफ को जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में जो है एक मैदान खोल दिया, एयरपोर्ट खोल दिया बकायदा। तो इसमें ये हुआ कि एकदम जो है ना वहाँ पे यानी जरूरत पड़ी, गैप था, तो आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन किया, कि जिनके अंदर एक प्रोफेशनली जो है ना एक कैपेबिलिटी थी, जिनके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल थी और जिनके अंदर एक शौक भी था, तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम भी किए निचली सतह पर भी, और उन्होंने कमांड भी की, और वो आज भी बड़े यानी बहुत सारे नाम और लोग हैं, मैं किसी एक का नाम लेके बाकियों की नहीं वो चाहता, तो वो आज बड़े कामयाबी से चल रहे हैं, वो चाहे वो न्यूज साइट पे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हैं, चाहे वो एंकरिंग में है, चाहे वो उसमें प्रोग्रामिंग में है, चाहे वो एज ए होस्ट कर रहे हैं, बड़े कामयाबी से प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये है कि इसमें एक और जो मसला आया है कि एकदम जब चैनल्स टीवी चैनल्स की जब एक भरमार सी हो गई और एक मार्केट खुल गई, एक नई जो है ना वो एक जहद इख्तियार की मीडिया ने, तो उसके लिए लोग ट्रेंड नहीं थे स्टार्ट में, यानी वो जो स्किल थी प्रोफेशनल जो है वो इस तरह की नहीं थी। अब उसमें ये है कि जो आया बाहर से आया, अनट्रेंड आया, जो भी आया और उसको शुरू किया वो चैनल और अब हुआ ये है कि वो उस चैनल जो था, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, उसके लिए आपको पूरा एक निज़ाम चाहिए होता है, उसके लिए आपको पूरी तैयारी चाहिए होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, 24 घंटे उसने चलना है, ऑन ईयर चलना है। देखिए एक पीटीवी था, आपने कहा कि उसमें ये था कि जी रात को 11 बजे 12 बजे पीटीवी बंद हो जाता था और वो 9 बजे का खबरनामा एक आखिरी खबरनामा होता था, 12 बजे वो एक तराना होता था।
अब ये है कि अब वो पीटीवी वाला तो वो अब सिलसिला तो नहीं हो सकता ना। अब चैनल ने 24 घंटे चलना, 24 घंटे में आपने क्या का रुझान है अच्छा, आपने मुकाबला भी करना है, अब आपने क्या दिखाना है, आपने प्रोडक्शन आपने क्या देना है लोगों को ना। तो अब ये एक सवाल है कि आपने देना क्या है। अगर आपने एक मयारी चीज देनी है तो लोग देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। अब ये है कि प्रिंट मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ नहीं गए, और फिर वक्त के साथ साथ हुआ ये है कि जैसे उसकी कमांड चेंज होती रही, जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया अखबारात का सवाल जैसे आया, अब फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जगह बना ली तो प्रिंट मीडिया पीछे चला गया। अब जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आई है, जो तरक्की आई है, उसमें जाहिर है देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है। आपने जब स्टार्ट लिया तो उस वक्त तो आपके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और आपने हाथ से स्लिपें लिखनी कागज की, खबर बनानी, खबर लेना भी बड़ा मुश्किल होता था। अगर नहीं जाएंगे तो खबर आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये था कि आपने अगर मुझे खबर देनी है और मैं आपके साथ, मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी मतलब मैंने जाना, मैं नहीं जा सका, तो आपने अपनी मोटर बाइक पे या गाड़ी पे आके मेरे दफ्तर देनी या फैक्स करनी। तो ये इस तरह की जो है ना, अब वो ये है कि उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उसके साथ साथ हम उस तरह से हम अपने आप को जो है ना प्रिपेयर नहीं कर पाए। ये एक बड़ा अलमिया है कि आपने जिन सीनियर का जिक्र किया कि जी वो बेरोजगार हो गए या वो बैठ गए। अब ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ अभी, कि मैं ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो है ना, जो जिद्दत है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, जो इस्तेदाद है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी आपके शोबे में देखिए, एक डॉक्टर होता है तिब के, उसमें उसके तिब के शोबे में उसकी मुख्तलिफ डिग्रियां होती है, वो अपनी डिग्रियां लेता है, आगे मजीद दाखिले लेता है, लेकिन क्या होता है कि वो अपने तिब के शोबे में नई नई चीजें जो है वो रिसर्च करता है और आगे बढ़ता है, मेडिसिन के बारे में मुख्तलिफ। अब ये सारी जो चीजें जी, रिसर्च हो गया, काम हो गया, अपने अंदर वो इस्तेदाद पैदा करना, अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करना, और नई चीजों को एक शौक से जोर से सीखना, वो असल में वो जो लोग थे हमारे, वो सही तरह उससे एड्रेस नहीं कर सके, इसलिए वो पीछे रह गए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे लोग नॉन प्रोफेशनल लाए और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो प्रोफेशनल लोगों से माजरत के साथ कि वो बहुत सारे लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अगरचे वो उसमें गलतियां भी कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है प्रोफेशनल की देखिए यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे किया है। लेकिन ये है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, अब एक इसके साथ साथ एक नया मीडियम जो अब आपने बताया कि सोशल मीडिया आ गया। अब मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास दिखाने के लिए और देने के लिए अगर कोई होगा, आप लोगों को एंगेज रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, रेगुलेट मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया है। अब सोशल मीडिया जो है ना, अब एक नया जो मीडियम है, देखिए पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, अब देखिए अब देखिए सोशल मीडिया आखिरी जो आ गई है। अब आप कहते हैं कि जी ये तो देखिए वो बेलगाम है, इसलिए कि ये रेगुलेट नहीं है, और आप इसको कोई बांध भी नहीं सकते। आप जो जिसका जी चाहा उसने चला दी, खबर चला दी, प्रोग्राम चला दिया, जो भी जी चाहे। सोशल मीडिया में तो रिपोर्टर भी आप होते हैं, एडिटर भी आप होते हैं, सब कुछ आप होते हैं, वो जिम्मेदारी सारी। अच्छा, अब ये है कि सोशल मीडिया, अच्छा एक और भी मसला है कि अब आप जो आपकी जो आजादियां होती हैं, देखिए असल सवाल तो आजादी का भी है ना, एक आपकी सहाफती और एक मीडिया की आजादी। अच्छा, आजादी का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सहाफती जो आजादी है, मीडिया की आजादी, ये शहरी आजादियों के साथ वाबस्ता होती है, और शहरी आजादियों का जो ताल्लुक है वो एक जमहूरी निजाम से वाबस्ता भी होता है, और उसके मरहून मिन्नत होता है। और जमहूरी निजाम वो कोई भी हो, किसी भी शक्ल सूरत में, जहां पे देखिए जमहूरी निजाम होगा, वहां पे शहरी आजादियों का तस्वर भी होगा और उसका वजूद भी होगा। और जब शहरी आजादियां होंगी तो उस सूरत में जो है ना, वो सहाफती आजादी भी होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि सहाफती आजादी और शहरी आजादी लाज़िम मलज़ूम है। अगर शहरी आजादी नहीं होगी तो सहाफती आजादी भी नहीं होगी। अब आजादी का जो है वो पैमाना क्या है, अब उसका वो कितना, उसका अब क्वांटिटी आप जैसे तोलते जी, दूध 1 किलो है, 2 किलो, अच्छा जी, इस पे जरा आते हैं कि अब हमारी पहले तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें जो है ना वो पढ़ाते थे और जर्नलिज्म। अब माशाल्लाह चूंकि वक्त के साथ तरक्की और यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा बन गई है, क्या आप समझते हैं कि जो सहाफत का अखलाकियात के हवाले से एक पहलू है, इसके हवाले से बाकायदा कोई उनका मजमून उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है, अखलाकियात।
देखें ये तो बड़ा शुरू से एक क्वेश्चन चला आ रहा है कि आगाज में देखें हमारे निज़ाम तालीम में ना सबसे पहले ना तालीम और तरबियत होती थी स्टार्ट में स्कूल से जो ना एजुकेशन से और अब कॉलेज। तालीम रह गई, अच्छा, तरबियत खत्म हो तरबियत खत्म हो गई। अब मैं ये यदि अब मैं 2 रोज पहले मैं डिपार्टमेंट गया था तो वहां पे भी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट से गिला कि देखे नहीं आज ये जो स्टूडेंट है तो ये तो कहना ही नहीं मानते और ये इज्जत नहीं करते इस तरह की। अब ये देखिए सिस्टम की जब खराबी होती है तो उससे बहुत सारी जो है ना मजीद खराबी जन्म लेती है। तो उसमें ये है कि जहाँ तक अखलाकियात का तल्लुक है तो अखलाकियात की जो सबसे पहले जो नर्सरी है वो है घर, माँ बाप। तो अगर माँ बाप रोल अदा नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर सेकंड मरला आ जाता है कि जहाँ पे बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस जगह पे भेजते हैं। एजुकेशन ऐसी चीज है कि जिसके 3 जो है ना स्टेक होल्डर हैं और एक स्लीपिंग स्टेक होल्डर, चौथा जो है वो हुकूमत है। 3 स्टेक होल्डर है, एक पढ़ने वाला जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक वो स्टेक होल्डर है वालिदैन जो भेज रहे हैं, एक वो स्टेक होल्डर है जो पढ़ा रहा है। अब बदकिस्मती से ये अच्छा अब स्लीपिंग स्टेक होल्डर हुकूमत है, रियासत है जो पैसे लगा रही है, फैसिलिटेट कर रही है। अब वो तो खुद आगे चेक करने से रही थी। अब स्टेक होल्डर 3 है, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला और जो है ना जो भेजने वाला। अब तीनों का आपस में राब्ते का फुकदान है, वो इंटरलिंक नहीं है आपस में। ये भी एक अलमी है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारे इसीलिए जो है ना वो हो रहा है खराबी है कि उसमें 3 स्टेक होल्डर आपस में एक दूसरे से मुंसलिक नहीं है, नसाब के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, ट्यूशन के हवाले से, क्लासेस के हवाले से और तरबियत के हवाले से। ये भी है। और एजुकेशन ऐसी चीज है कि जब आप एजुकेशन लेते हैं, तरबियत लेते हैं, तो फिर बाद में आपका माशरा भी तरबियत कर रहा होता है आगे जब इदारों में आप जाते हैं। अच्छा शाह जी, आखिर में आप ने रिपोर्टिंग तकरीबन तमाम महकमों की है, कोई एक ऐसा वाकया जो आपको यादगार हो कि वो खबर जो है ना वो मेरे कैरियर की सबसे बेहतरीन खबर थी, उस हवाले से जरा नाज़रीन को। मैं असल में देखिए मैंने तो बहुत सारी खबरें दी है। मैं इस वक्त मैं क्या मैंने बहुत सारी खबरें दी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज किए मैंने यानी लाइफ में। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, फारूक लगारी का, मरहूम का, नवाब रसूलुल्लाह खान साहब का, ये दर्जनों मतलब ना यानी अब मैं नाम मजीद क्रेडिट आपके क्रेडिट में काफी चीजें हैं। अब मैंने जैसे मैंने रिपोर्टिंग मेरे साथ बड़ा अजीब होता रहा कि जब मैं अखबारात इदारे बदलता रहा तो हर इदारे में मुझे नई नई असाइनमेंट मिलती थी। महकमे ना उस वक्त महकमों का रुझान होता है कि आपने महकमों की स्टोरियां देनी है और मुकाबला भी होता था, बड़ा हेल्दी मुकाबला होता था। और उस दौर में प्रिंट मीडिया में एक सिंगल कॉलम खबर का भी असर होता था, नो डाउट कोई उसमें मौका भी लिया जाता था। अब ये था कि इतनी स्टोरियां दी हैं कि उसमें अब मैं किसी एक का अगर जिक्र करूंगा तो वो एक ऐसी वो हाईलाइट हो जाएगी आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन बहुत सारी स्टोरियां दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और कैरियर में जो है ना मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि और मैं दूसरों को भी ये कहता हूँ जब मैं पढ़ाने के लिए भी मतलब पढ़ाते भी रहूँ और मैं ये कहता हूँ कि देखें आप पर्सन को जो है ना वो टारगेट ना करें, उसको हिट ना करें। आप अगर एक महकमे की स्टोरी दे रहे हैं तो आप महकमे की स्टोरी दें। आप महकमे के अफसर के बारे में ये ना बताएं कि इसने 4 बीवियां रखी हुई हैं तो वो आप उसको हिट ना करें, आप डिपार्टमेंट की स्टोरी दें और उसमें आप उसका पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। बस ये है। चले शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप नाजरीन के लिए ये इंटरव्यू हाजिर है, आप इसे देखें, आप हमें मशवरा दें कि इसे मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि मजीद जो है ना सहाफत की बड़ी शख्सियात आपके सामने जो है ना वो लाएं। आप देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।